अरे भाइयों और बहनों, आज तारीख है 27 जून 2025 और मुंबई की हवा में थोड़ी गर्मागर्म बहस चल रही है। मुद्दा है भाषा का, अपनी मराठी भाषा का। एक तरफ हैं ठाकरे परिवार के दो शेर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी का मान सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। उनका कहना है कि हमारी भाषा हमारी पहचान है और इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मराठी लोगों के हक की लड़ाई है और वो इसे पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई बड़ा फैसला होना है और परिवार के मुखिया अपनी राय मजबूती से रख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का अपना अलग ही राग है। वो कह रहे हैं कि हिंदी तो पूरे देश की भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसे बढ़ावा देने में क्या गलत है। उनका मानना है कि स्कूलों में हिंदी सिखाना तो अच्छी बात है, इससे बच्चे ज्यादा सीखेंगे और देश से जुड़ेंगे। तो भाई, मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। एक तरफ क्षेत्रीय अस्मिता और अपनी जड़ों से जुड़ाव की बात है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता और एक कॉमन भाषा का विचार। ये तो वैसा ही हो गया जैसे सिद्धू जी कहें कि शायरी पंजाबी में ही होगी और अर्चना जी कहें कि नहीं, हंसना तो हिंदी में ही पड़ेगा। अब किसको सही माने, किसको गलत? इस पूरे मामले में असली खिलाड़ी तो मराठी मानुष है, जो कभी इस पाले में देखता है तो कभी उस पाले में। राज ठाकरे ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो 6 जुलाई को एक बड़ा मराठी अस्मिता मार्च निकालेंगे, गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक। उन्होंने सबको बुलाया है, कहा है कि पार्टी का झंडा घर पर छोड़कर बस मराठी बनकर आओ। उधर उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी 5 और 7 जुलाई को अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। मतलब जुलाई का महीना मुंबई में काफी एक्शन से भरा रहने वाला है। ये विवाद सिर्फ स्कूलों में हिंदी पढ़ाने या न पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें नौकरियों का सवाल भी जुड़ गया है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा भी उठ रहा है। राज ठाकरे ने तो सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र में नौकरी है तो मराठी लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है, ये पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन गई है। अब देखना ये है कि इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होता है, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। अब जरा ठाकरे परिवार के पक्ष को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जैसे हम अपने शो में मेहमानों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज ठाकरे की, जो अपने मन की बात बिना किसी लाग लपेट के कह देते हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि जब केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में तीसरी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार हिंदी को क्यों थोप रही है। वो पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चों को जबरदस्ती हिंदी सिखाकर आप उन्हें फिल्मों में काम दिलवाएंगे। उनका तर्क एकदम साफ है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में पहली प्राथमिकता मराठी की होनी चाहिए, क्योंकि यही यहाँ की मिट्टी की भाषा है, यहाँ के लोगों की पहचान है। अब आते हैं उद्धव ठाकरे जी पर। वो थोड़ा शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन निशाना उनका भी पक्का होता है। उद्धव जी साफ कहते हैं कि देखिए, हमें हिंदी भाषा से कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदी एक खूबसूरत भाषा है और देश के कई हिस्सों में बोली जाती है। हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में आकर मराठी को नजरअंदाज करके सिर्फ हिंदी को ही आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमें मंजूर नहीं। उनका कहना है कि ये एक देश, एक भाषा, एक पार्टी वाली सोच को बढ़ावा देने की कोशिश है, जो भारत की विविधता के लिए खतरा है। वो इसे क्षेत्रीय पहचान पर एक राजनीतिक हमला मानते हैं। दोनों भाइयों की बातों में एक बात कॉमन है, मराठी अस्मिता। उनका मानना है कि ये मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि मराठी संस्कृति, मराठी गौरव और मराठी लोगों के भविष्य का है। वो इसे मराठियों को उकसाना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों के लिए जगाना मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आज हम चुप बैठ गए तो धीरे धीरे हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में मेहमान आए और कहें कि अब से खाना तो हमारे हिसाब से ही बनेगा। मेहमान का स्वागत करो, लेकिन घर के नियम तो घर वाले ही तय करेंगे ना। राज ठाकरे ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए सरकारी भर्तियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने 90,000 शिक्षकों की भर्ती के वादे और जेएनपीटी बोर्ड पर हो रही भर्तियों का जिक्र किया है, जहां इंटरव्यू किसी और कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इन सब प्रक्रियाओं में स्थानीय मराठी यूथों के हितों की अनदेखी हो रही है। इस तरह ठाकरे परिवार इस भाषा विवाद को सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दे तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इसे रोजी रोटी और रोजगार के सवाल से भी जोड़ रहा है, ताकि आम आदमी भी इससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके।
अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी सरकार का पक्ष। सरकार और उसके नेता इस पूरे मामले को एक अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि ठाकरे परिवार इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। उनका तर्क है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। इसलिए अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसका विरोध करना तो एक तरह से असंवैधानिक है। सरकार का मानना है कि ठाकरे परिवार को ऐसे दबाव नहीं बनाना चाहिए। सरकार की दलील ये है कि त्रिभाषा फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है। इसका मकसद ही यही है कि बच्चे अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के साथ साथ एक और भारतीय भाषा सीखें। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और वो देश के दूसरे राज्यों के लोगों से भी आसानी से जुड़ पाएंगे। उनका कहना है कि इसे हिंदी थोपना कहना गलत है, ये तो बस बच्चों के भविष्य के लिए एक निवेश है। वो कहते हैं कि हम मराठी का सम्मान करते हैं और उसे कमजोर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को भी उसका उचित स्थान मिलना ही चाहिए। सरकारी खेमे के लोगों का यह भी मानना है कि ठाकरे परिवार अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को हवा दे रहा है। उनका आरोप है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों जैसे विकास और महंगाई से हटाया जा सके। वो इसे वोट बैंक की राजनीति का एक पुराना पैंतरा बताते हैं। उनके अनुसार आज का युवा विकास चाहता है, उसे इन भाषा के विवादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हिंदी संपर्क भाषा होने के नाते एक विशेष महत्व रखती है। उनका पक्ष है कि जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति गुजरात या बंगाल जाता है तो हिंदी ही बातचीत का माध्यम बनती है। इसलिए हिंदी सीखना हर किसी के लिए फायदेमंद है। कुल मिलाकर सरकार इस कदम को राष्ट्रीय हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम बता रही है और ठाकरे परिवार के विरोध को राजनीति से प्रेरित एक अनावश्यक विवाद मान रही है। तो भाई, एक तरफ ठाकरे परिवार का जोशीला भाषण है और दूसरी तरफ सरकार की विकास और एकता की दलीलें। इस सब के बीच में पिस रहा है आम आदमी, यानी हमारी जनता। जनार्दन मुंबई का आम नागरिक सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ में जूझता है, दिन भर रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है और शाम को घर आकर सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कुछ लोग ठाकरे परिवार की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। उन्हें लगता है कि वाकई में मराठी भाषा और संस्कृति खतरे में है और अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये लोग मराठी अस्मिता को अपने दिल के करीब रखते हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग भी है जो सरकार की बातों में दम देखता है। उनका मानना है कि आज के ग्लोबल जमाने में जितनी ज्यादा भाषाएं सीखी जाएं, उतना अच्छा है, खासकर हिंदी जो देश के ज्यादातर हिस्सों में समझी और बोली जाती है, उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। इस वर्ग को लगता है कि भाषा के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। हमें विकास और प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी तरह के भाषाई आंदोलन का हिस्सा बने। वो बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा और सुनहरा भविष्य चाहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। इस पूरे विवाद का असर समाज पर भी पड़ रहा है। ये भाषा का मुद्दा लोगों को दो गुटों में बांट सकता है। एक वो जो मराठी को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे वो जो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानकर उसका समर्थन करते हैं। इससे महाराष्ट्र में रहने वाले गैर मराठी भाषी लोगों के मन में भी एक असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। क्षेत्रीय विविधता जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उस पर ऐसे विवादों का गहरा असर पड़ता है। ये बहस इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि क्या राष्ट्रीय एकता का मतलब क्षेत्रीय पहचान को मिटाना है या फिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या ठाकरे परिवार का प्रस्तावित मार्च सफल होगा? क्या सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी या फिर ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह कुछ दिन सुर्खियों में रहकर शांत हो जाएगा? फिलहाल आम आदमी इसी कंफ्यूजन में है कि किसकी बात सही है और किसका साथ देना चाहिए। वो बस यही उम्मीद कर रहा है कि इस राजनीतिक खींचतान का असर उसकी जिंदगी पर न पड़े और महाराष्ट्र कलमी और सद्भाव के साथ प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। आखिरकार हर कोई चाहता है कि पेट की भाषा यानी रोटी की भाषा सबसे मजबूत बनी रहे।